अमेरिका में आज एक ऐसा धमाका हुआ जिसने फेसबुक की नई उड़ान को धराशायी कर दिया। अमेरिका में उड़ान भरने से पहले ही एक रॉकेट आग का गोला बन गया। ब्लास्ट के साथ मीलों तक धरती कांप उठी। इस धमाके में फेसबुक के 1336 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। एक धमाका और हिल गया अमेरिका। धमाके में धुआं फेसबुक की उम्मीदें। पहले जोरदार धमाका, फिर चारों तरफ आग ही आग। फिर एक के बाद एक और ब्लास्ट, और मीलों तक धरती कांप गई। कोसों दूर तक इमारतें हिल गईं। चारों तरफ धुएं का गुबार था। हवा में सैकड़ों फीट ऊपर तक आग की लपटें थीं। कुछ पल के लिए लोगों को लगा मानो एक साथ कई ज्वालामुखी फटे हों। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इन तस्वीरों को रिकॉर्ड करने वाले कैमरे तक कांपने लगे। धमाके की रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें अमेरिका के फ्लोरिडा में केप कैनरेवल एयरफोर्स स्टेशन की है। एक बार फिर शुरू से धमाके की इन तस्वीरों को देखिए। सबसे पहले रॉकेट के ऊपरी हिस्से में ब्लास्ट होता है। महज 3 सेकंड के अंदर लॉन्च पैड और रॉकेट आग का गोला बन गए। चंद सेकंड्स में ही रॉकेट का ऊपरी हिस्सा जमीन पर आ गिरा और जबरदस्त धमाके से धरती हिलने लगी। धमाके में स्पेसएक्स कंपनी का फैल्कॉन 9 रॉकेट तबाह हो गया। शनिवार को लॉन्चिंग से पहले रॉकेट को टेस्ट किया जा रहा था। इस धमाके से फेसबुक को भी बड़ा झटका लगा है। रॉकेट के साथ फेसबुक का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट एमोस 6 तबाह हो गया। इस सैटेलाइट की मदद से फेसबुक 14 अफ्रीकी देशों में इंटरनेट सेवा देने की प्लानिंग कर रहा था। सैटेलाइट की कीमत करीब $20 करोड़ यानी 1136 करोड़ रुपए थी। स्पेसएक्स कंपनी के मुताबिक रॉकेट में फ्यूल भरने के दौरान गड़बड़ी हुई। राहत की बात यह रही कि रॉकेट मानव रहित था। धमाके की साइट पर आसपास कोई मौजूद नहीं था। स्पेसएक्स कंपनी नासा के लिए इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जरूरी सामान और अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाती है। हाल ही में कंपनी ने समुद्र में बिना लॉन्च पैड के रॉकेट को एक ड्रोन पोत पर लैंड कराकर नया कीर्तिमान बनाया था। लेकिन इस धमाके ने स्पेसएक्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र सरकार थोड़ी देर में नई हाउसिंग पॉलिसी का ऐलान करने वाली है। राज्य सरकार नमक की खेती वाली जमीनों का सस्ते मकानों के लिए इस्तेमाल करने की घोषणा कर सकती है। राज्य सरकार इस जमीन का इस्तेमाल 1.5 लाख मकान बनाने के लिए करेगी। दक्षिण मुंबई के इलाकों में जर्जर इमारतों की मरम्मत, बीडीडी चौल के रीडेवलपमेंट, ट्रांजिट कैंप बनाने जैसे कई और स्कीमों का ऐलान किया जा सकता है। सस्ते मकान बनाने वाले बिल्डर्स के लिए राज्य सरकार नई रियायतों का ऐलान भी कर सकती है। आइए और जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता अनुराग से, जो कि मुंबई से हमारे साथ हैं। अनुराग, कितनी देर में इस पॉलिसी का ऐलान हो सकता है और इस पॉलिसी में आम लोगों के लिए क्या कुछ हो सकता है? जी, जैसा कि लंबे समय से हाउसिंग पॉलिसी का इंतजार था, तो उस पे जो इंतजार आज खत्म हो गया और जो अफोर्डेबल हाउसिंग को काफी इस पॉलिसी में बूस्ट दिया गया है। और इसके अलावा जो रीडेवलपमेंट जो था, बहुत सारे प्रोजेक्ट था, तो उस रीडेवलपमेंट के भी लेके ऐलान किए गए हैं। जिस तरह से बीडीडी चौल है, जो मुंबई की सबसे पुरानी चौल है, तो वहां का रीडेवलपमेंट को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जो सॉल्ट पैन लैंड है, वहां पर मकान बनाने को लेकर भी एक दिया गया। इसके अलावा जो बहुत सारी बार धोखाधड़ी हो जाती थी बिल्डर्स की तरफ से, तो उसके लिए भी जिस तरह से हाउसिंग रेगुलेटर सेंट्रल का था, तो उसी तर्ज पे एस्क्रो अकाउंट में पहले एक डेवलपर को पैसे जमा कराने होंगे। और इसके जुड़ी हुई और बहुत सारी चीजें हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस पॉलिसी में अफोर्डेबल हाउसिंग और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे ही फोकस किया गया है। जी बिल्कुल। तो
कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो मकान के खरीदार हैं उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है। जैसा कि आप बता रहे हैं, रेगुलेटर इसमें होगा और एस्क्रो अकाउंट की जो आपने बात की है उससे काफ़ी कुछ उसके हित जो है सुरक्षित होंगे। आप देख सकते हैं उद्धव ठाकरे और नरेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस माफ कीजिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके साथ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी नजर आ रहे हैं। अनुराग हमारे साथ बने हुए। अनुराग, ये एक बहुत अच्छा कदम माना जा सकता है और आप क्या लगता है कि जो आम बायर्स हैं वो कैसे अट्रैक्ट होंगे या कितने अट्रैक्ट होंगे? आम बायर्स के लिए जो पॉलिसी है उसमें यही चीजें दी गई कि जो डेवलपर्स है उनको ज्यादा एफएसआई दी जाएगी। तो उसी को लेके जो मुंबई में जिस तरह से एक घर खरीदना काफी मुश्किल है, तो उसी को देखते हुए अफोर्डेबल हाउसिंग जो है उसको बूस्ट देने का ज्यादा से ज्यादा इस पॉलिसी में ऐलान किया गया है। और इसके अलावा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हजारों रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं जो कई सालों से अटके पड़े हुए हैं, तो उन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आगे का किस तरह से प्रारूप रहता है तो उससे जुड़े हुए भी ऐलान हुए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज देश के 10 ट्रेड यूनियन हड़ताल पर रहे। हड़ताल में करीब 18 करोड़ कर्मचारियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। अलग अलग शहरों में हड़ताल का असर देखा गया। टीवी स्क्रीन पर हम आपको मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, भुवनेश्वर, वाराणसी और पटना की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ राज्यों को छोड़कर ज्यादातर प्रदेशों में हड़ताल का ज्यादा असर नहीं देखा गया। तो देश के 10 ट्रेड यूनियन आज हड़ताल पर रहे। दावा किया गया कि इस हड़ताल में करीब 18 करोड़ कर्मचारी शामिल थे। हड़ताल में देश भर के सरकारी अस्पतालों के नर्स और रेडियोलॉजिस्ट भी हिस्सा ले रहे हैं। वैसे इस हड़ताल का देश के अधिकतर हिस्सों में ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा। हड़ताल के दौरान कहीं पर हड़ताली कर्मचारियों ने ट्रेन रोकने की भी कोशिश की। दिल्ली और मुंबई में भी हड़ताल का ज्यादा असर नहीं दिखा। हालांकि मुंबई में शिवसेना हड़ताल का समर्थन कर रही है। देश भर में 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर आज एक दिन की हड़ताल पर है, लेकिन मुंबई में इस हड़ताल का असर कम ही दिखाई दे रहा है। मुंबई की जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो इस हड़ताल में शामिल नहीं है। हम लोग को मूल दाबी है महंगाई को कम करो, न्यूनतम वेतन असंगठित मजदूर के लिए 18,000 रुपया महीना में करो। हमारे जो 12 सूत्री मांग है, ये मांग लेके हम पिछले 5 साल से सारे यूनियन मिलके एक साथ हम सरकार के साथ बार बार परसू कर रहा था, जो आपने इसका ऊपर कार्रवाई करो। हड़ताल केंद्र सरकार के रवैये और श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर की गई है। मजदूर संगठन लेबर लॉ में बदलाव, सैलरी बढ़ाने और प्रमोशन की मांग को लेकर हड़ताल में शामिल है। आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल में शामिल नहीं है। जी एंटरटेनमेंट के एमडी एंड सीईओ पुनीत गोयनका को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का प्रेसिडेंट चुना गया है। दिल्ली में हुई आईबीएफ की एजीएम में यह फैसला लिया गया। आईबीएफ का प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद पुनीत गोयनका ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के नेतृत्व की जिम्मेदारी उस वक्त मिली है जब काफी कुछ बदल रहा है और इंडिया को निवेश के लिए एक ग्लोबल डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जाने लगा है।